नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। वॉर इज ऑल अबाउट डिसेप्शन। जिसके पास डिसेप्शन की कला है, उसने लगभग आधा युद्ध जीत लिया है। वही दिखाई दिया इस इजराइल ईरान युद्ध के अंदर। किस तरीके से अमेरिका ने एक बहुत बेहतर डिसेप्शन करने का प्रयास किया। पहले दिखाया गया अमेरिका का राष्ट्रपति चाहता ही नहीं है युद्ध हो, वो तो नोबेल पीस प्राइज चाहता है। उसके बाद ये दिखाया गया कि अमेरिका के जो B2 बॉम्बर्स हैं वो ईस्ट की तरफ ना जाकर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी मिजोरी जो उनका बेस है वहां से B2 बॉम्बर्स उड़ते हैं, भैया गुआम की तरफ जा रहे हैं, वहां पर जाकर वो लैंड होंगे। लेकिन एक और पैकेज ईस्ट की तरफ जाता है और ईरान के ऊपर आकर वो स्ट्राइक कर देता है। उसके बाद खबर आती है, उसके बाद राष्ट्रपति बाहर आते हैं, बीबी नेतन्याहू बाहर आते हैं और दोनों क्लेम करते हैं कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन ईरान की तरफ से या कहें ईरान में से जो सैटेलाइट फुटेजेस आ रही हैं वो थोड़ी कुछ अलग कहानी बयान करने का प्रयास कर रही है। अभी कंफर्म नहीं है। देखिए, अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हो चुकी है, इजराइल ने कह दिया है कि हमने उनके पूरे के पूरे न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। उनके 3 न्यूक्लियर साइट है, इस्फहान है, नतांज है और आपका फोर्दो है। 2 के ऊपर तो उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल चलाई है, कंफर्म्ड है। यूएस नेवी ने सी में से टॉमहॉक मिसाइल उड़ाई, नतांज और इस्फहान उनको नुकसान पहुंचा है, निश्चित तौर पर पहुंचा है। लेकिन जो फोर्दो है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, उसकी सैटेलाइट फुटेज सामने आई है, वो थोड़ी कहानी अलग बयान कर रही है। और वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो पहाड़ के 80-90 मीटर नीचे बना हुआ है। और पहाड़ भी ऐसा नहीं कि मिट्टी का पहाड़ है कि रेत का टीला है, वो ऐसा नहीं है, बहुत मजबूत। उसके नीचे बाकायदा उसे बनाया गया। अब सबसे पहली चीज जो सैटेलाइट फुटेजेस वहां से सामने आ रही हैं वो ये हैं। दरअसल इसमें 2 एंट्री पॉइंट्स हैं और उन एंट्री पॉइंट्स के ऊपर बॉम्ब गिराया गया है। अब दिक्कत क्या है, जब बॉम्ब ऊपर से गिरता है, वर्टिकली गिरता है, लगभग 13.5 टन का बॉम्ब है। अगर वो वर्टिकली गिरता है तो उसकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है और वो पेनिट्रेट करते बिल्कुल नीचे तक जाता है और जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है या जो उसका पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह कर सकता है। लेकिन वो वर्टिकल ना होकर वो थोड़ा हॉरिजॉन्टली घुसा है, तो उसका जो इंपैक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। और जो 2 एंट्री पॉइंट्स हैं जो आप इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, उन 2 एंट्री पॉइंट्स के माध्यम से वो घुसा है। अब जो कुछ लोग इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि जितना नुकसान होना चाहिए था शायद नहीं हुआ है। और जो मेन कॉरिडोर है अभी भी इसका न्यूक्लियर प्लांट का, वो शायद इंटैक्ट है। देखिए कितना असली डैमेज हुआ है, ये धीरे धीरे समय के साथ आएगा। भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया, 10 मई को किया, 1.5 घंटे तक धमाधम कार्यक्रम चालू रहा, 10-11 बेस उड़ा दी। उसके बाद खबर किराना से भी आती है, उसके बाद खबर नूर खान से भी आती है, जैकोबाबाद से भी आती है, हर जगह से धीरे धीरे फिल्टर होकर खबरें आती है। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो असेसमेंट बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से जो इंपैक्ट होना चाहिए था, हाँ नुकसान हुआ, ये नहीं कह रहा मैं कि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्या इरिवर्सिबल नुकसान हुआ है? क्या ऐसा डैमेज हो गया है कि ये पूरी की पूरी फैसिलिटी खराब हो गई है, पूरी की पूरी फैसिलिटी को अब यूज नहीं कर सकते हैं? उसे कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसलिए क्या अमेरिका ने टारगेट मिस कर दिया है? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संजय राउत कहा जाता है कि थोड़ी जल्दी में वो आकर उसने वो घोषणा कर दी है? और बेबी नेतन्याहू के लिए भी ये मजबूरी है कि भैया अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को बचाना है, ये बताने के लिए कि भैया मैंने स्ट्राइक किया है तो हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा नुकसान नहीं हुआ, मैं ये भी नहीं कह रहा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी असेसमेंट के लिए, फोर्डो के लिए थोड़ी ज्यादा जल्दी है। असल में अंदर क्या हुआ है ये जानकारी अभी धीरे धीरे छन के बाहर आएगी। 2 को नुकसान कंफर्म है, तीसरे को हुआ है नहीं हुआ है ये देखना जरूरी है। ये सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है। अगर इसे नुकसान नहीं होता है तो यहां से ईरान वापस से अपने पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा, चाइना रशिया पैसे वैसे देकर और सब कुछ कर यहां से क्या वापस से रिवाइवल हो सकता है क्या, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और फुटेज आ रही है, ये लगभग 20 जून के आसपास की फुटेज है, ये उसी फर्दो प्लांट की है। उसके बाहर आप ये धीरे आप देखेंगे एक लाइन है, बहुत सारे ट्रक्स की कतार है। कहा यह जा रहा है जितना भी फसाइल मटेरियल है, जितना भी एनरिच्ड मटेरियल था, ये पहले ही 20 तारीख को यहां से निकाल लिया गया है। इसके ऊपर भी 2 थ्योरी आ रही है। एक थ्योरी ये कह रही है कि पहले ही ईरान को थोड़ा सा उसने फोर्स कर लिया था, उसे देख लिया था कि शायद हो सकता है कुछ, ये यहां से मटेरियल निकाल लिया है। और दूसरा ये भी कह रहा है
दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि इन्हीं ट्रकों के माध्यम से जो एंट्री पॉइंट्स थे इस फोर्डो प्लांट के, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई स्पेशल ऑपरेशन ना हो जाए, कोई मिसाइल इस तरीके से अटैक ना हो जाए। B2 ने तो खैर जो गिराया है, तो ऑलरेडी वो जो एंट्रेंस थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। अब जैसे जैसे और सैटेलाइट इमेजरी आएंगी और बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उससे और चीजें सही तरीके से पता लगेंगी, लेकिन खबर फिलहाल यही है कि भैया फोर्डो को शायद जितना एंटिसिपेट किया था उतना नुकसान नहीं हुआ है। और अगर ये फिसाइल मटेरियल यहां से ऑलरेडी निकाला जा चुका है, तो इसका इस्तेमाल ईरान दोबारा से कर सकता है। अब ये कहां रखा है, अब ये तो भैया या तो मोसाद ढूंढेगी या फिर जो ईरानियन एजेंसीज हैं उन्हें पता होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो फिसाइल मटेरियल है ईरान के पास, वो ऑलरेडी इन ट्रकों में लाद के वापस निकाल चुका है, तो संभावना है कि इसे थोड़ा और एनरिच करके क्या डर्टी बॉम्ब के तरह वो हिजबुल्ला हमास हुती को ना बांट दे। और अगर वो ये बांट देता है, क्योंकि भैया मरता क्या ना करता, अब शायद उसके जो रॉकेट लॉन्चर हैं, जिस तरीके से इजराइल उनके ऊपर हमला कर रहा है, आज ही खबर है कि 8 उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं आज ही इजराइल ने एलिमिनेट किए हैं। वो खुले में रखे थे, उन्हें मतलब उन्हें वो स्टार्ट कर रहा था उन्हें यूज करने के लिए कि इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागनी है, तो 8 मिसाइल लॉन्चर्स आज ही के समय में इजराइल ने एलिमिनेट किए हैं। तो अगर उसके पास रॉकेट लॉन्चर्स नहीं, माफ कीजिएगा, मिसाइल लॉन्चर्स नहीं बचते हैं और ये सब फैसिलिटी नहीं होती है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उस फिसाइल मटेरियल का डर्टी बॉम्ब बनाकर अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को, टेंटिकल्स जिसे कहते हैं ना, ऑक्टोपस कहते हैं ईरान को, इजराइल की भाषा में अगर बात करूं तो जो उसके टेंटिकल्स हैं, हमास, हुती, हिजबुल्ला और ये सब, अगर वो इन्हें बांट देता है तो क्या होता है, अगर वो फिसाइल मटेरियल यहां से निकाल चुका है। और इस थ्योरी को बल देती हुई एक और चीज कहती है, एक और है जो IAEA है, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि फोर्डो में से अब तक कोई भी जो रेडिएशन है उसके लीकेज की कोई खबर नहीं है। There is no increase in off-site radiation level has been reported as of time. दो चीजें हैं, या तो वो तबाह नहीं हुआ है जैसी बहुत लोग संभावना जता रहे हैं। अब हो सकता है कि ये एक साइऑप ईरान की तरफ से भी हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट इमेजरी की कंपनी है, मैक्सर वगैरह है, बहुत सारी उन्होंने जो सैटेलाइट दी है, खैर वो ईरान की तो नहीं है। या तो वो नुकसान नहीं हुआ है, या जो पूरी की पूरी साइट है वो इस तरीके से अपने आप सेल्फ कोलैप्स हो गई है अपने अंदर ही, कि जितना पूरा जो रेडिएशन का मटेरियल था वो अपना दबा के अंदर बैठ गई। तो दो, अगर ये स्थिति है तो ये तो धीरे धीरे समय के साथ जो असेसमेंट होगा उसके पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ईरान को नुकसान हुआ है। अब बारी ईरान की रिटेलिएशन की है, और ईरान धीरे धीरे अब रिटेलिएट करता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल अब वो इस लेवल का रिटेलिएशन होगा तो वो तो समय बताएगा। दिक्कत क्या है कि जो खामेनेई है वो बंकर में जाके छुप गया है। कोई रेडियो कम्युनिकेशन, कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कोई किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से उसने दूरी बना ली है, इसीलिए उसके साथ कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टी हो रही है, समय लगेगा। इसीलिए ईरानियन जो रिजीम है, ईरानियन फोर्सेस है, उन्हें रिटेलिएट करने में उस लेवल का, क्योंकि पहले खमेनेई से बात होगी, वहां से मैसेज आएगा, फिर उसके ऊपर बात होगी। जो ये कम्युनिकेशन है इतना आसान नहीं है ना कि फोन उठाया, हाँ जी खमेनेई जी अब बताओ तेल अवीव पे मारना है कि हाइफा पे मारना है कि कहां पे मारना है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए शायद ईरान थोड़ा समय लेगा, लेकिन ईरान ने ऑलरेडी उस लेवल का स्ट्राइक के लिए, लेकिन ईरान ने ऑलरेडी स्ट्राइक्स चालू कर दी हैं। तेल अवीव में आज मिसाइलें गिरी हैं, MIRVs गिरी हैं, उसके अलावा हाइफा में गिरी हैं। जो उनकी एक मिसाइल है खैबर शिकान, 3rd जनरेशन की मल्टी वॉर हेड बैलिस्टिक मिसाइल है, उसने इजराइल के अंदर आज स्ट्राइक्स की हैं, पर ठीक ठाक नुकसान है। मैं वो फोटोज शायद नहीं लगाऊंगा क्योंकि यूट्यूब फिर वीडियो को डीमोनेटाइज कर देगा, लेकिन जो नुकसान है काफी अच्छा नुकसान है, क्योंकि इजराइल एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कंट्री है। कहीं पर भी गिरेगी मिसाइल तो किसी के सिर पर तो गिरेगी ही, नुकसान होना है। तो जो छोटे छोटे स्ट्राइक्स हैं ईरान ने ऑलरेडी करने शुरू कर दिए हैं। अब ईरान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इजराइल के खिलाफ सिंगल फ्रंट खोले, अमेरिका के खिलाफ सिंगल फ्रंट खोले बेसिस के खिलाफ, या दोनों के खिलाफ डबल फ्रंट खोले। डबल फ्रंट खोलेगा ईरान के साथ दिक्कत है, तो उम्मीद है कि वो 1 बाय 1 स्ट्राइक करेगा। और जो सबसे बड़ी चिंता आज के समय में है वो ये है कि क्या ईरान न्यूक्लियर साइट का बदला न्यूक्लियर साइट से लेगा? क्या ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है? इसकी भी संभावनाएं हैं। बात वही है ना, खमेनेई से जब बात हो जाएगी तब तय होगा कि क्या होगा। तो इन चीजों को भी जो अमेरिका है, इजराइल है, वो जो ऑप्शंस हैं, ईरान किस किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है,
लेकिन इसमें एक एस्ट्रिक है, कितनी कैपेबिलिटी बची है उसके आधार पर। सुबह भी यही बात कही थी। तो अगर वो डिमोना पे अटैक करता है तो बात फिर और गंभीर हो जाएगी, फिर और बड़ी फोर्स के साथ अमेरिका को स्ट्राइक करना पड़ेगा ईरान के ऊपर। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सफेद आप देख रहे हैं समुंदर है, जो ग्रे कलर है ये जमीन है। तो जो बीच में से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जा रहा है, इसमें से ऑयल टैंकर्स मूव कर रहे हैं। अभी अभी कुछ खबरें आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफिशियली बंद कर दिया गया, अभी बंद नहीं हुआ है। अब मैं जब ये शो आपके साथ कर रहा हूं, उससे लगभग आधा घंटे पहले तक की खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेसल्स हैं, मूव हो रहे हैं। लेकिन क्या इजराइल ईरान इसे बंद कर देगा, कब कर देगा, कहा नहीं जा सकता। ये ऑप्शन भी उसके पास है। साथ ही उसके पास ये ऑप्शन है कि अमेरिका के अंदर लोन वुल्फ अटैक हो, वो किया जा सकते हैं शायद ही। और ये भी ऑप्शन है कि जो ब्लैक लाइफ मैटर और ये सब जो पूरा ये तामझाम है ना, ये एक्टिवेट हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या वो कैपेबिलिटी अब ईरान के पास बची है, नहीं बची है, किस तरीके से वो करता है, ये समय की बताएगा। लेकिन ये ऑप्शंस ईरान के पास हैं और ये सारी चीजें अमेरिका और इजराइल भी अब वे इन करके चल रहा है और इजराइल को भी आज के समय में नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इजराइल ने आज 2 फाइटर जेट्स भी ईरान के जो उनके एयरपोर्ट पे ही खड़े थे उन्हें भी न्यूट्रलाइज किया है। तो दोनों तरफ से बराबर चल रहा है, लेकिन ईरान निश्चित तौर पर ज्यादा नुकसान में है। अब उसकी मजबूरी है, रिजीम की मजबूरी है वो जवाब देना। अगर वो जवाब नहीं देगा तो सवाल पूछेगी जनता, साहब इतना बड़ा तामझाम, लाखों लोग इकट्ठे कर लिए, कासिम सुलेमानी मरा तो लाल झंडा टांग दिया, लाखों का मजमा जोड़ दिया, जुम्मे की नमाज हो गई, सब कुछ हो गया, बदले को छोड़कर सब कुछ हो गया। ये सवाल पूछा जाएगा, इसलिए डेस्परेशन में वो रिटेलिएशन आ सकता है। और किस तरह के बयान आ रहे हैं, खबर ये आ रही है जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, रशिया के प्रधानमंत्री रहे, उनकी तरफ से ये खबर आई है, उनकी तरफ से एक बयान आया है बाकायदा कि संभावना यह है कि ईरान को कोई दूसरा देश भी तो हथियार दे सकता है, जरूरी है ईरान को बनाना है। अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को आर्म कर सकता है कोई, तो क्या अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कोई और ईरान को आर्म नहीं कर सकता क्या? और खबर तो ये भी है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ओपन सोर्स में खबरें ये तैर रही हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है वो कह सकता है कि भैया आओ चलो थोड़ी डील वील करते हैं, कुछ तेल वेल पैसा वैसा दो, हम पहुंचाते हैं। बेनजीर भुट्टो की जेबों में भी तो भरकर हमने मिसाइल के डिजाइन भेजे थे ना। बेनजीर भुट्टो थी, वो सीडी अपनी जेब में डाल के लाई थी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, चेकिंग नहीं हो सकती थी। तब जाकर तो इनके पास मिसाइल का प्रोग्राम आया था, उसमें न्यूक्लियर बम भरकर उसका भारत को ब्लफ मार रहे थे। तो क्या कोई ईरान को भी वो ऑफर कर सकता है क्या? पूर्ण संभावना है। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो चीजें बहुत ही अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी यहां से। उसके अलावा जो ईरान का एक पड़ोसी मुल्क है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो इस्लामिक उम्मा की बात करता है, इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करता है, उसकी तरफ से कंडेमनेशन आया है कि अरे साहब ईरान के ऊपर हमला कर दिया, हम कंडेम करते हैं जी, बड़ी दिक्कत है। वही आसिम मुनीर जो परसों तक ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दो, वो आसिम मुनीर जो अपने बेसिस डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है, और उसकी सरकार कह रही है अरे नहीं नहीं साहब उम्मा पे हमला हो गया, ईरान को छोड़ दीजिए। मतलब आप डबल स्टैंडर्ड देख सकते हो, डबल ट्रिपल पता नहीं कौन, स्टैंडर्ड ही नहीं है स्टैंडर्ड ही नहीं है, डबल स्टैंडर्ड ट्रिपल स्टैंडर्ड वो छोड़ दीजिए। वो स्थिति आज पाकिस्तान की है और पाकिस्तान को पता है कि भैया मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे पैसे से मतलब है, पैसा डालो और तमाशा देखो। ये हालत है। मतलब आप ये देखिए, पाकिस्तान नॉमिनेट्स ट्रंप फॉर नोबेल प्राइज फॉर प्रेजिंग स्टेलर स्टेट्समैनशिप, और दूसरी बार क्या कह रहा है, कंडेम्स यूएसए। यूएसए को धीरे से कान में साफ करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वही हो रहा है, साफ करना पड़ता है हमें। इन्होंने अब कंडेम भी कर दिया है। और खबर यह है, और खबर कहां से आ रही है, खबर आ रही है अफगानिस्तान से। जो खुरासान एक न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से खबर आई है, उन्होंने बताया, खुरासान वॉइस उसकी तरफ से है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो पाकिस्तान के बेसिस हैं उनको भी एज अ लॉन्च पैड इस्तेमाल किया है। सुबह ही बताया था F-35 वहां से भी उड़े। तो ये अफगानिस्तान से खबर आ रही है
तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पाकिस्तान के साथ भी है, और ये ईरान भी समझ रहा है। इसीलिए ईरान को समझ आ रहा है कि किस लिए कहां से इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसे पता है कि अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, तो ऐसे को पकड़ो जिन्होंने इनके साथ भी धोखा किया है। भारत आज पेजेंस्किया जो वहां का प्रधानमंत्री है, उसकी 45 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है। प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया है कि जो करंट सिचुएशन है और जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बारे में पूरा का पूरा ब्रीफ किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरीके से डीएस्केलेशन की बात कर रहा है, जिस तरीके से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यहां पे मेंटेन करना चाह रहा है, इसमें उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है, और भारत को एक बड़ा रोल यहां पे अपनाना चाहिए। एक तरीके से ईरान ये मान रहा है, बड़े भैया आओ मदद करो, फेंटे पड़ रही हैं। अब भारत इसमें निश्चित तौर पर, देखिए इजराइल और भारत एक पेज पर हैं, ये कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से भारत को मदद कर रहा है, भारत जिस तरीके से इजराइल को मदद कर रहा है, ओवर्टली कोवर्टली बहुत तरीके से, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन इसमें कहीं एक मिडिल ग्राउंड लेना पड़ेगा, ये इजराइल को भी पता है। वॉर कभी एटर्निटी तक नहीं चल सकती, कहीं तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कहीं तो आपको एक ये होगा कि चलिए यहां अब धीरे धीरे पीस मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी पे भी टोल लेता है, आपकी लाइफ में भी जो आपके लोग मर रहे हैं उन पे भी है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, आपकी मिलिट्री के ऊपर भी है, आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी है। तो जहां से वो शुरुआत होगी वहां पर भारत का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। ये दोनों पक्ष समझ रहे हैं और ये दोनों प्रयास कर रहे हैं कि इसे कहां रोका जाए कि दोनों के लिए फेस सेवर हो जाए। उसमें भारत जैसे देश के लिए क्या भूमिका हो सकती है और भारत किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है, अब ये भारत की काबिलियत के ऊपर है कि वो उसे किस तरीके से भुनाए और आगे बढ़े। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां से अब सिचुएशन क्या होगी, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वही एक ऐसा देश है जिसे अमेरिका भी फोन मिला सकता है, इजराइल भी फोन मिला सकता है, ईरान भी फोन मिला सकता है, रशिया और चाइना भी फोन मिला सकता है। आप देख लीजिए इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे बाकी सब फ्रीली फोन मिला सकते हो एक दूसरे को, नहीं है। लेकिन ये पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत बहुत बड़ा नेता बन गया है, वो मांडवाली कराएगा और वो स्थिति आ गई है, नहीं। ये टेस्ट है भारत की लीडरशिप का भी, भारत की डिप्लोमेसी का भी, कि भैया यहां से वो क्या कर सकता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेजेंस्किया ने उसके बाद कितने लोगों को फोन किया होगा, उसमें भारत भी आया है 45 मिनट तक। जब आपके देश के ऊपर इस तरह का अटैक हो रहा हो, उसमें 45 मिनट वहां का जो लीडरशिप है समय निकाले और भारत से बात करे। कुछ तो चीजें रही होंगी, कुछ तो बात हुई होंगी। क्या निर्णय निकलेगा, क्या यहां से चीजें एस्केलेट होंगी, डीएस्केलेट होंगी, ये समय बताएगा। क्योंकि वॉर इतनी डायनेमिक होती है ना, आप कुछ भी एनालिसिस कर लीजिए, एक मिस एडवेंचर किसी एक पक्ष की तरफ से पूरा डायनेमिक्स बदल देती है। कहां से चीजें कहां जाएंगी। देखिए बहुत लोग कहते हैं मैंने कहा था 48 घंटे में हो जाएगा, मैंने ये कहा था ये होगा। अरे साहब, आप 10 चीजें कहते हो 2 हो जाती है, तो उससे नहीं पता लगता। चीजें बहुत डायनेमिकली चीजें चेंज होती हैं। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या क्या निकल कर आएगा, वो विश्लेषण आपके साथ लेके आते रहेंगे। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।